हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सलीम पाठक का नॉवेल 8 दिन का 7वां भाग। ठीक, उसके हालिया कारनामे से अब आप क्या समझे? क्या समझूं? जो करारनामा आपने उससे लिखवाया, उसकी गैर हाजिरी में आप पेट्रोल पंप पर अपना मालिकाना हक नहीं बना सकते। वो जिंदा रहता तो पेट्रोल पंप को बेचना और हासिल रकम के साथ चलता बनता है। 60 लाख जमा, 5 लाख जो आपने उसकी फीस भरी, जमा 80,000 जो उसने वकील के ऑफिस से चुराए, टोटल हुआ 65,80,000 रुपये। इतनी रकम का एक ऐसा शख्स आपको चूना लगाने जा रहा था। आपके ख्याल से जिसे आपने फांसा था कामयाब हो जाता तो क्या कहते? फांसा था या फंसे थे? उसके चेहरे ने रंग बदला। क्या कहना चाहते हो? फिर बोला। आप इतने व्यवहारिक और दुनियादार आदमी हैं, ऐसे डबल क्रॉस का क्या जवाब देते आप? कत्ल, जो कि अंदाजों की बात नहीं रही, जो कि हो चुका है, जिससे मुकरा नहीं जा सकता। तुम फिर मेरे पे उंगली उठा रहे हो। विकास खामोश रहा। तुम्हारा सारा जोर इस बात पर है कि चावला का कत्ल करारनामे की वजह से हुआ, जैसे कि उसने मेरे वकील के ऑफिस से चुरा लेने की जरूरत की थी। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि वो डॉक्यूमेंट उसने वहां से चुराया था, वो ओरिजिनल की कॉपी थी। ओरिजिनल अभी भी मेरे पास महफूज है। आपके पास है? बराबर है। अब तुम मुझे बताओ कि सिर्फ कॉपी हाथ आ जाने से वो करारनामे से कैसे मुकर सकता था? कहाँ है ओरिजिनल? यहीं है। यहाँ कहाँ? यहीं स्टडी में या घर में? घर में, ऊपर मेरे बेडरूम में। दिखा सकते हैं? तुम्हें किस लिए? कोई वजह नहीं, लेकिन शायद आपको ही अपने दावे की तस्दीक की जरूरत हो। वो खामोश रहा। विकास ने अपलक उसे देखा। उसकी सूरत बता रही थी कि वो बात उसे जची थी। तभी स्टडी का दरवाजा खुला और मेट ने भीतर कदम रखा। क्या है? रहेजा तनिक कर स्वर में बोला। ट्रे बाद में ले जाना। वो एक छठ झटका, फिर बोला, या कोई और बात है? घोष बाबू आए हैं, मेट बोली। आ गया? हाँ, मैंने बुलाया था उसे, लेकिन अभी बाहर ही रख। सहमति में सिर हिलाती मेट वहां से चली गई। पीछे रहेजा ने अपना चाय का कप खाली किया और उठ खड़ा हुआ। आता हूँ, वो बोला। विकास ने सहमति में सिर हिलाया। रहेजा वहां से चला गया। 5 मिनट बाद वापस लौटा तो उसका चेहरा फकता नहीं है। वो हैरान परेशान लहजे से बोला, गायब है। ओरिजिनल करारनामा अपनी जगह पर नहीं है। मुझे यही उम्मीद थी, विकास बोला। उम्मीद क्या थी? यकीन था। कैसे? सीधी सी बात है, ओरिजिनल हाथ आए बिना कॉपी हथियाने की वैसी खतरनाक कोशिश करना जैसा कि उसने की, बेवकूफ़ी थी। चोरी की नीयत से उसने यहाँ भी घुसने की हिम्मत की। मुझे उम्मीद नहीं। ऑफिस रात को बंद होता है, घर बार ऑफिस की तरह बंद नहीं होता। दूसरे इतनी बड़ी कोठी में उसे क्या मालूम कि ओरिजिनल कहाँ उपलब्ध थी? वो चोरों की तरह यहाँ घुस भी आता, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि ओरिजिनल को तलाश कर लेता। तो फिर ओरिजिनल क्यों कर उसके हाथ लग गई? कुछ कहना मुहाल है, लेकिन यह बात निश्चित है कि कत्ल से पहले दोनों कागज, ओरिजिनल और कॉपी, चावला के पास थे। किसी को? विकास ने एक अर्थपूर्ण निगाह रहेजा पर डाली। इस बात की खबर थी? कोई इस बाबत उससे बात करने उसके पास पहुंचा? बातचीत तकरार में बदल गई, नतीजतन चावला का कत्ल हो गया। कुछ क्षण खामोशी रही। सुनो, फिर एकाएक वो बोला, परसों जब तुम मेरे ऑफिस में मेरे से मिले थे तो तुमने कहा था कि तुम प्राइवेट डिटेक्टिव थे। कहा तो था, विकास सावधान स्वर में बोला। क्या कहना चाहते? मैं तुम्हें बतौर प्राइवेट डिटेक्टिव इंगेज करना चाहता हूँ। अच्छा? हाँ, वैसे तो फर्म के कामों के लिए एक पीडी है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें इंगेज करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? वो तुम्हारे जितना काबिल, तुम्हारे जितना ज़हीन नहीं। वैसे भी वो ट्रबल शूटर ज़्यादा, डिटेक्टिव कम है। आपको क्या पता मैं काबिल हूँ, ज़हीन हूँ? मैं उड़ते पंछी के पर पहचानता हूँ। ऐसे ही मैं इतना बड़ा रियल एस्टेट मैन नहीं बन गया। बैठे पंछी के पर आप पहले ही पहचान चुके हैं, जबकि इस काम में आपके रियल एस्टेट मैन होने का कोई दखल नहीं। क्या क्या बोला? मैंने इस धंधे में अभी कदम रखा ही है, रखने का ख्याल ही किया है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं काबिल हूँ, ज़हीन हूँ, उड़ता पंछी हूँ, वगैरह वगैरह हूँ। अरे तब सरा छोड़ो, हिस्ट्री छोड़ो और बोलो क्या कहते हो। क्या करने के लिए इंगेज करना चाहते हैं? चावला की कातिल का पता लगाने के लिए। पता लगाने के लिए कि कैसे यहाँ से ओरिजिनल गायब हुई और चावला के कब्जे में पहुंची। यह साबित कर दिखाने के लिए कि मैं चावला का कातिल नहीं। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरी निगाह में तो कातिल आप हैं। आपके पास कत्ल का तगड़ा उद्देश्य है। नॉनसेंस। आपने चावला को डबल क्रॉस का मजा चखाया और यूं अपनी एक बड़ी रकम की हिफाजत की। अरे तुम जानते हो कल रात में घर पर था, इसलिए मैं उसका कातिल नहीं हो सकता। मैं क्या गुजरी रात की हर घड़ी आपके पहलू में था? तभी दरवाज़ा खुला और सलवार सूट पहने एक औरत ने भीतर कदम रखा।
वो बेड से निकल कर आई जान पड़ती थी, लेकिन फिर भी भला की हसीन लग रही थी। उसके होंठ बिना लिपस्टिक के भी लाल थे, भूरी आंखें खूब बड़ी बड़ी थी और काले बाल यूं खुले हुए थे कि खूबसूरत चेहरा उनके फ्रेम में जड़ा जान पड़ता था। सलवार सूट के साथ वो दुपट्टा नहीं ओढ़े थे, जिसकी वजह से उसके उन्नत वक्ष का अच्छा निर्बाध नज़ारा मुमकिन था। पैरों में वो फ्लैट स्लीपर पहने थी जो कि चलते वक्त आवाज़ करते थे। कद में 5.25 फुट के करीब जान पड़ती थी। सवेरे सवेरे स्टडी से आवाज़ें आ रही थी। वो करीब आकर बोली, अचंबा हुआ, देखने चली आई। उसने एक सरसरी निगाह विकास पर डाली और मुस्कुराई। विकास ने अपने मेज़बान की तरफ और देखा। मेरी बीवी सुनंदा, रहेजा बोला। ये विकास है। हेलो। सुनंदा की मुस्कुराहट और मुखर हुई। हम पहले कभी मिले हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं मैडम, विकास अदब से बोला। क्या करते हैं विकास साहब? मैं प्राइवेट डिटेक्टिव। ओह, वेरी एक्साइटिंग। बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बने नहीं? नहीं, लेकिन इरादा कर लिया। जी हाँ, अच्छी शुरुआत है। इरादा करने से ही काम होता है। वेल बिगन इज हाफ डन, नो? यस मैडम। मैंने वो अपने पति से संबोधित हुई। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, रहेजा बोला, बल्कि मैं तुम्हें याद ही कर रहा था। सवेरे सवेरे? हाँ। क्यों भला? मेरे को तुम्हारे से कुछ पूछना है। कोई खास बात? हाँ, बहुत खास बात। क्या? चावला से मेरे करारनामे के ओरिजिनल चावला के पास कैसे पहुंचे? यही खास बात है जो तुम मेरे से पूछना चाहते हो? हाँ, जवाब दो। मैंने पहुंचाई। रहेजा हक्का बक्का सा उसका मुंह देखने लगा। क्यों? फिर कठिन स्वर में बोला, वजह खुद समझो। तुम पछताओगी। जो काम मैं पहले से कर रही हूँ वो अब अलग से क्या करूँगी? तुम। उसने अपने पति की तरफ से पीठ फेरी और विकास से मुखाते हुए, ये कुछ नहीं समझ पाएंगे, वो बोली। कभी नहीं जान पाएंगे कि मैंने वो हरकत क्यों की, और खुद मैं इन्हें कुछ बताने वाली नहीं। जानते हो क्या? विकास के मुंह से निकला। मेजाला गांव के लैंड डील से ये करोड़ों रुपए कमाने के सपने देख रहा है, लेकिन उससे क्या इनकी ऊंची उड़ान किसी मुकाम पर पहुंच जाएगी? इनकी खाऊं खाऊं का प्याला लबरेज हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दौलत की भूख का कोई और छोर ही नहीं, और वो भूख मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? पूछो, क्या कुछ नहीं कर सकते? बताइए। काले पैसे के लिए खून कर सकते हैं, क्योंकि इस खुशफहमी से मुब्तला हैं कि बहुत चालाक है, बड़े हजरती शमशेर खलीफा हैं, कभी पकड़ाई में नहीं आ सकते। क्या समझे? विकास से उत्तर देते ना बना। उसने सशंक भाव से रहेजा की तरफ देखा। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं पिछले 15 मिनट से बाहर दरवाजे पर खड़ी तुम लोगों की बातें सुन रही थी। तुम बड़े ज़हीन नौजवान जान पड़ते, इसलिए वार्न कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड से बच के रहना। इन्हें ज़हनियत की कोई कदर नहीं। खुंदक काते हैं ये ज़हीन लोगों से, कंपटीशन महसूस करते हैं। इसे कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा। नमस्ते। आंखों से पति पर गहर बरसाती और होठों की मुस्कुराहट से मेहमान को नवाजती वो वहां से रुखसत हुई। पीछे मरकट का सा सन्नाटा छा गया, जिसे आके रहेजा नहीं तोड़ा। मीटिंग खत्म। वो रूखे स्वर में बोला, चलो। बिना हुज्जत के विकास उठा और लंबे डग भरता वहां से बाहर निकल गया। बाहर हॉल में एक पिलर के साथ लगी एक सोफा चेयर पर वो बैठा था। तपन घोष, रहेजा का कैरियर, उनका बकरा। वही हुआ था मेट की जुबानी नाम सुनते ही जिसका अंदेशा उसको हुआ था। केवल एक क्षण के लिए दोनों की निगाह मिली, फिर वो लंबे डग भरता वहां से बाहर निकल गया। घोष स्टडी में पहुंचा। आ भाई, रहेजा बोला। जल्दी आ गया बॉस, घोष व्यग्र भाव से बोला। वो कौन था? कौन था? रहेजा अनमने भाव से बोला। जो अभी यहां से गया। तू क्यों पूछ रहा है? बॉस, ये उन 3 ठगों में से एक था। क्या? रहेजा तत्काल कुर्सी पर सीधा हुआ। जो गुंडा बना था, जो गले में लाल रुमाल बांधे था और सिर पर गोल्फ कैप लगाए था, जो जीन्स जैकेट पहने था, जिसके एक हाथ में खून से सना चाकू था और दूसरे में बटुआ था। क्या पकता है? वही था। तू तो उसे मोटी मूछ वाला बताता था। मूछ मुंडा दी होगी या नकली होगी। अरे परसों रात उस नकली कर्नल ने अपने मेल जोड़ीदार का जो हुलिया बयान किया था वो कतई नहीं मिलता। गुस्ताखी माफ बॉस, वो नकली कर्नल जोड़ीदार इसका था या आपका? क्या पकता है? आपको क्या पता? हमें क्या पता कि उसने सही हुलिया बयान किया था? आप जो कह रहे हैं उस हुलिया की बिना पर कह रहे हैं जो कि बयान किया गया था। लेकिन मैंने तो उसको रूबरू देखा था। मैं कैसे धोखा खा सकता हूँ? आप मेरा यकीन कीजिए, मूछ और पोशाक के अलावा कोई फर्क नहीं। तू पागल है, ये वो शख्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये उन ठगों की टोली में से होता तो इसकी मेरे पास फटकने की मजाल ना होती। ये तो गले पड़ के मेरे से मिला, ऑफिस में भी, यहाँ भी। था कौन? ये तो रहेजा खामोश हो गया। क्या जानता था वो शख्स के बारे में? कुछ भी तो नहीं। वो अपने आप को पीडी बताता था, लेकिन उसे उसको क्लाइंट बनाने से गुरेज था। बतौर पीडी वो कहता था अभी उसका कोई ठिकाना नहीं था। रिहाइश की बाबत खुद उसी ने कोई सवाल नहीं किया था।
दौड़ के उसके पीछे जा। एकाएक वो व्यग्र भाव से बोला और उसे वापस बुला के ला। बोलना रहेजा साहब और बात करना चाहते हैं, जा जल्दी जा। होश बाहर को लपका। वो कोठी से निकलकर कंपाउंड लंघकर सड़क पर पहुंचा तो उसे सड़क सुनसान पड़ी मिली। उसने दोनों तरफ निगाह दौड़ाई तो सिर्फ एक सफ़ेद जेन दूर जाती दिखाई दी। वो वापस लौटा, निकल गया। उसकी सूरत पर निगाह पड़ते ही रहेजा बोला। कोच ने सहमति में सिर हिलाया। रहेजा ने मेज पर पड़ा फोन अपनी तरफ घसीटा और अपने पीढ़ी दीपक पसारी को फोन लगाने लगा। विकास को सुनंदा सड़क पर मौजूद उसकी जेन के साथ टेक लगाए खड़ी मिली। हेलो, वो बोला। यहाँ कैसे खड़ी है? हवा खाने के लिए, वो सहज भाव से बोली। भीतर दम घुट रहा था। अच्छा, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, अपना अपना दम है। किसी का घुटने वाली जगह से नहीं घुटता, किसी का ना घुटने वाली जगह घुटता है। बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन तुम्हें ज़हीन आदमी कहा इसलिए अच्छी ही होगी। आपने तो झट कबूल कर लिया कि करारनामे का ओरिजिनल कोठी से निकालकर आपने चावला के पास पहुंचाई। क्या बड़ी बात की? मेरा हस्बैंड तो बात पूछ नहीं रहा था, बता रहा था, मेरे पास जाहिर कर रहा था। जाहिर बात से मुकरने का क्या मतलब? जो काम इस घर में मेरे सिवाय किसी ने किया हो ही नहीं सकता था, उससे इनकार करने का क्या मतलब? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन यूं कोई हामी भरता तो नहीं। कोई ना, खौफ नहीं खाती आप अपने हस्बैंड से? कैसा खौफ? फौजदारी का। ऐसा कुछ करेगा तो मैं बदले में कुछ नहीं करूंगी। आप कुछ कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? यानी कि झांसी वाली हैं क्या? खूब लड़ी मर्दानी। वो हंसी। मैं आपसे एक दो बातें और करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा। गब्बर आ जाएगा, देख तो बराबर लेगा, पहले से ही नहीं देख रहा होगा तो। कार में बैठो। दोनों कार में सवार हुए। विकास ने कार को आगे बढ़ाया। एक बार उसकी निगाह रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसमें उसे पीछे कोठी के सामने फुटपाथ पर खड़ा सड़क पर दाएं बाएं दिखता घोष दिखाई दिया। उसकी सड़क पर मौजूदगी ही साबित कर रही थी कि वो विकास को पहचान गया था और रहेजा को उस बाबत रिपोर्ट दे चुका था। बच गए। गहरी सांस लेता हूँ मनी मन बोला। फिलहाल आगे की देखी जाएगी। कार मुश्किल से 2 फर्लांग आगे बढ़ी थी कि वो बोली, रोको। उसने कार को बाजू खड़े करके एक पेड़ की छांव में रोका। अब पूछो, वो बोली। क्या पूछना चाहते? आप सतीश चावला से खूब वाकिफ हैं? हूँ तो सही। उसकी बीवी से भी? हाँ। आलोका से भी? घर में आना जाना है? रूपनगर? हाँ भाई। हस्बैंड के साथ जाती हैं? अकेले भी जाती हूँ। वो दोनों कब से वहाँ रूपनगर के उस फ्लैट में रह रहे हैं? 1 साल से। क्योंकि पति पत्नी है। क्या कहना चाहती हूँ? मुझे कुछ ऐसी भनक लगी है कि कानूनन पति पत्नी वो हाल ही में बनी है। लिव इन फ्रेंडशिप पर नाक तो कोई नहीं चढ़ा था आजकल। यानी कि ये बात आपको भी मालूम है तो सही। अभी बुधवार शादी की, कोर्ट मैरिज विशालगढ़ में। तुम तो बहुत कुछ जानते हो। जवाब दीजिए। हाँ, यानी कि चावला की कानूनी वारिस उसकी बीवी आलोका है, जो पहले लिव इन फ्रेंड थी और हाल ही में बीवी बनी है। हाँ। है कहाँ वो? मुझे नहीं मालूम। कुछ तो मालूम होगा। हाँ, कुछ तो मालूम है। क्या? मियाँ बीवी हनुमान पर निकले हुए थे, निकल कर कहाँ गए थे ये नहीं मालूम। जहाँ भी गए थे मियाँ वहाँ से कत्ल होने के लिए वापस लौट आया, बीवी पीछे रह गए। हाँ, अभी तो बेचारी को खबर भी नहीं होगी कि शादी होते ही विधवा हो गई थी। आपको कैसे खबर है? तुमसे लगी ना? मेरे से? तुमने इस स्टडी में मेरे हस्बैंड को बताई, मैंने बाहर खड़े सुनी। ओह, आपको इस बात का कतई कोई अंदाज़ा नहीं कि बीवी कहाँ होगी? हाँ। आपने अपने हस्बैंड पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि वो छोटे से फ़ायदे के लिए भी बड़ा खतरनाक कदम उठा सकता है, खून कर सकता है। बेबुनियाद तो आपने ये बात कही नहीं होगी, लिहाजा उसकी ऐसी कोई हरकत आपकी जानकारी में है। किसका खून किया उसने? खुद क्यों करेगा? कराया। हाँ। किसका? जगन तिवारी का। वो कौन हुआ? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मालूम होता तो पूछता। उस फसाद की जड़ पेट्रोल पंप का ओरिजिनल मालिक। कहाँ रहता है? किधर ध्यान है? जब मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने उसका खून कराया तो कहाँ होगा वो? ओह, कब हुआ उसका खून? हाल ही में। कहीं सोमवारी तो नहीं? हाँ। लाश कहाँ गई? वहीं जहाँ लाश के जाने का दस्तूर है। कहाँ? मुर्दा घर में, मॉर्ग में। क्या कह रही है? सीधे से ना पहुंची, लेकिन आखिर वहीं पहुंचे। हाईवे लिंकिंग रोड पर एक इमारत थी जो कि गैरकानूनी ढंग से बनाई गई थी। कॉरपोरेशन वाले आकर उसे तोड़ गए थे और तब से वो खाली उजाड़ पड़ी थी। मंगलवार रात को उसमें आग लग गई थी और उसमें से एक जली हुई लाश बरामद की गई थी। लाश इस बुरी तरह से जनी थी कि शनाख्त के काबिल नहीं बची थी। पुलिस का ख्याल था कि वो कोई आवारागर्द शख्स था जो रात को पनाह के लिए वहां घुसा था। लाश इस उम्मीद में अभी भी मॉर्ग में पड़ी है कि शायद इसकी शिनाख्त हो सके। ऐसा ही दस्तूर है। उसे ठिकाने लगाने से पहले एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। उसकी बाबत अखबार में इश्तिहार शोरे गोगा निकलवाना पड़ता है, लेकिन सब हाजिरी के काम है, जिन्हें अंजाम देने वालों को भी मालूम है कि शिनाख्त नहीं हो सकती, लेकिन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है।
वो लाश जगन तिवारी की है? हाँ। आपको कैसे मालूम? है मालूम किसी तरह से? यकीनी तौर पर? हाँ। मुझे क्यों बता रही? क्योंकि तुम उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हो। फिर भी क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो ज्यादती की, मैं तुम्हें उसका सिला देना चाहती। ज्यादती? सिला? क्या कह रही हैं आप? मेरे बाल काले हैं, भूरे होते, ब्लॉन्ड होते तो कल्पना करूं मैं कैसी लगती। विकास सक पकाया। इस वक्त मैं सो के उठ, इसलिए उजड़ा चमन लग रही। आंखों में मस्कारा, होठों पर गहरी लिपस्टिक वगैरह लगाकर मैं फुल मेकअप की होती तो सोचो कैसी लगती। विकास के नेत्र फैले। मैं स्लीपर पहनो जिसमें हील है ही नहीं। अगर मैं हाई हील की वेरी हाई, जो स्टेलेटो कहलाती है, सैंडल पहने होती तो कब कहाँ पहुँचता मेरा, कद कहाँ पहुँचता मेरा। विकास हक्का बक्का दिखाई देने लगा। एग्जीक्यूटिव ड्रेस, कॉलर वाली शर्ट, ब्लैक पैंट्स, कमर पर टाइट कूलों तक पहुँचने वाला कॉलर वाला ब्लैक कोट, दी वर्क्स। हे भगवान, तुम तो औरत हो। मंगलवार, तुम वो औरत हो मंगलवार जिसने मेरे पर गोली चलाई थी, जो कि मेरी गलती थी। क्या गलती थी? मैंने समझा था तुम मेरे पर जासूसी करने के लिए मेरे हस्बैंड के एंगेज किए जासूस थे, और तुम्हारा मंसूबा था कि जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पति के साथ खड़ा होता तुम उसे जान से मारते थी। मेरा ऐसा मंसूबा होता तो तुम बच कैसे गए होती? पॉइंट ब्लैंक रेंज से तो कोई निपट अनाड़ी भी गोली चलाए तो निशाना नहीं चूकता। तो कैसे चूका? मैंने चूकने दिया तो चूका। मेरी मंशा तुम्हें खौफजदा करने की थी, तुम्हारा खून करने की नहीं थी। इसी वजह से मैंने जो 2 गोलियां चलाई थी वो यूं चलाई थी कि तुम्हारा छोटा मोटा प्लस्तर ही होता। मेरी मंशा तुम्हें मार डालने की होती तो पहली गोली घातक साबित होती। मुकम्मल तस्दीक के लिए मैंने सारी गन तुम पर खाली कर दी होती। क्यों भला मैं 2 ही फायर करके तसल्ली कर लेती। ठीक। दूसरे, अगर तुम मेरे हस्बैंड के आदमी होते तो उसे भी ये सिग्नल पहुंचता कि यूं किसी को मेरे पीछे लगाने से उसके कुछ हाथ नहीं आने वाला था, समझे? हाँ। अभी स्टडी के दरवाजे पर छुपकर जो कुछ मैंने सुना, उसी से मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे खिलाफ मैंने जो कदम उठाया था वो सरासर गलत था। मेरे हस्बैंड की तरफ होने की जगह तुम तो पाले के पार उसका मुखालफत में खड़े थे। तब मुझे अपने किए पर अफसोस होने लगा। मेरे रूबरू क्यों हुई? स्टडी में दाखिल ना होती तो मुझे तुम्हारे बारे में क्या पता लगता। मैं देखना चाहती थी कि मेरे बदले रूप में अपने हमलावर के तौर पर तुम मुझे पहचानते थे या नहीं। ओह, मैंने तुम्हारे किरदार को, तुम्हारे मिजाज को, तुम्हारे मिशन के हर बात को गलत करके आंका। मैंने महसूस किया कि तुम्हारे खिलाफ जो गलत कदम मैंने उठाया था उसकी तलाफी के तौर पर मुझे कुछ करना चाहिए था, और वही मैं इस घड़ी कर रही। इसलिए बाहर सड़क पर मेरी कार के पास खड़ी थी। हाँ। आगे क्या इरादा है? आगे कहीं दूर निकल लेने का इरादा है। किसी ऐसी जगह जाकर घर को जाने का इरादा है जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई करीब ही ना पहुँच सकता हो। रहिए ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो। यू सेड इट। है कोई ऐसी जगह निगाह में? हो जाएगी, तलाश से क्या नहीं मिलता। बहरहाल वहाँ से लौटूंगी मैं तभी जबकि या तो मौजूदा तमाम बखेड़ा निपट चुका होगा या क्या, या पुखराज रहेजा, बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर एंड वगैरह वगैरह जेल में होगा। ओह, और कुछ पूछना चाहते हो? तुम और कुछ बताना चाहती? नहीं, लेकिन कुछ सूझेगा तो फ़ोन लगाऊंगी। जहाँ कहीं भी होंगी वहाँ से फ़ोन लगाऊंगी। नंबर 2। विकास ने दिया। चलती वो कार का अपनी ओर का दरवाज़ा खोलती बोली, मैं वापस छोड़ के आता हूँ। विकास व्यग्र भाव से बोला, ज़रूरत नहीं। वो चली गई। विकास हरनबी रोड पहुंचा। उसने गेस्ट हाउस में अपने सीट पर कदम रखा तो फ़ोन बजता पाया। शबनम ज़रूर हैरान थी कि वो कहाँ गायब हो गया था। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो शब्बो जान। कौन सी जान? किसी ने हड़बड़ाए लहजे में पूछा। विकास भी हड़बड़ाया। लाइन पर शबनम नहीं थी। कौन? उसने पूछा। अगर पहचाना नहीं तो कोई नहीं। उदिता? शाबाश, मैं अपनी शिनाख्त होने से बच गई। कोई नहीं होने से बच गई। कैसे याद किया? याद करने के लिए भी वजह की ज़रूरत होती है। नहीं, मैं तो मोबाइल तो क्या किया, बचता ही नहीं। बैटरी खत्म हो गई है, नई खरीदनी थी, भूल गया, आज खरीदूंगा। शब्बो जान कौन है? कोई नहीं, तो मैं ही नया सा प्यारा सा नाम दिया। तो फिर कौन क्यों पूछ रहे थे? अरे मजाक किया था। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। गुड, 12:30 बजे सफायर में पहुंचो। दोनों मिलकर कुछ नहीं करेंगे। लाइन कट गई। उसने डायरेक्टरी में इंस्पेक्टर जिले सिंह का नंबर तलाश किया और उस पर कॉल लगाई। थोड़ी प्रतीक्षा के बाद इंस्पेक्टर लाइन पर आया। उसने उसे अपना परिचय दिया और फिर बोला, जनाब, अगर आप न्यूज़ का सोच दरियाफ्त ना करें तो मेरे पास आपके लिए एक हॉट न्यूज़ है। क्या? मंगलवार रात को हाईवे लिंकिंग रोड की एक इमारत में आग लगी थी जिसमें से बाद में एक जली हुई लाश बरामद की गई थी, जिसकी मुझे मालूम है कि अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। दुरुस्त मालूम हुआ? हाँ। लाश की क्या पोजीशन है? सरकारी मॉर्ग में पड़ी है। शिनाख्त की क्या पोजीशन है? उस बाबत पुलिस की तफ्तीश का अभी तक तो कोई नतीजा सामने आया नहीं,
लाश जली बुरी तरीके से, कोई देखकर शनाख्त करे तो कैसे करे? मुश्किल काम नहीं है, समझिए आसान हो गया, समझिए शनाख्त हो गई। ऐसा? जी हाँ, वो लाश निजाला सर्विस स्टेशन के भूतपूर्व मालिक जगन तिवारी की है, यानी कि उस शख्स की है जिससे कि वर्तमान मालिक सतीश चावला ने वो बम खरीदा था। तुम्हें कैसे मालूम? और वो वही शख्स हैं सोमवार शाम को मैंने जिसका पंप के रेस्ट हाउस में अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखा था। क्या? जी हाँ। पक्की बात है? पक्की बात होने की गारंटी मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम चांसेस मेरी बात के सच होने के ही हैं। ओह, तो चांस की बात है, लेकिन खोखली बात नहीं है। चांस की बात में भी कई बार बहुत दम होता है। आप एक बार ये मान के चलिए कि पंप पर हुए कत्ल की बाबत जो मैंने कहा था सच कहा था। एक कत्ल हुआ लेकिन लाश गायब है। एक लाश आपकी निगाह में है जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही। तो आपको इस संभावना पर विचार करना चाहिए या नहीं चाहिए कि वो लाश उसी शख्स की है जिसका मैंने कत्ल होते देखा? बहस के लिए मान लिया कि है, लेकिन ये तुमने किस बिना पर कहा कि वो जगन तिवारी नाम का वो शख्स है जो पंप का चावला से पहले मालिक था? उसका भी कोई हिंट मुझे मिला है तभी कहा। उस हिंट में कोई दम है या नहीं वो तो जगन तिवारी नाम के शख्स का अता पता दरियाफ्त करने से ही लग जाएगा। अगर वो शख्स सही सलामत जीता जागता उपलब्ध है तो मैं कहूँगा किसी ने मुझे उल्लू बनाया, गलत जानकारी फीड की। अगर वो गायब पा जाता है तो क्या ये कन्फर्म करना बहुत मुश्किल काम होगा कि मॉर्ग में पड़ी जली हुई लाश उसकी है या नहीं? हाँ, बहुत मुश्किल होगा। जी क्या फरमाया? बहुत मुश्किल है। अब मेरी सुनो, फरमाइए। हम भी ये बात मालूम कर चुके हैं कि पंप के ओरिजिनल ओनर का नाम जगन तिवारी था और वो नॉर्थ शोर पर रहता था। नॉर्थ शोर की पुलिस चौकी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। उस रिपोर्ट की खबर लगने पर हमने उसके रिश्तेदारों को जली हुई लाश के रूबरू कराया था, लेकिन कोई भी दावे के साथ नहीं कह सका था कि लाश जगन तिवारी की थी। लाश इस बुरी तरह से जली हुई थी कि उसकी शिनाख्त नामुमकिन थी। ओह, लेकिन हमें यह भी मालूम हो चुका है कि इमारत के साथ जले शख्स की मौत जलकर नहीं हुई थी। यह मालूम हो चुका है? हाँ। वो कैसे? पोस्टमार्टम से। कोई जलकर मरा हो तो उसके फेफड़ों में, ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड का डिपॉजिट पाया जाता है। कोई पहले ही मर चुका शख्स जला तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने जिस्म के भीतर सांस के साथ जाना होता है, मुर्दा सांस नहीं लेता, इसलिए यह मुमकिन नहीं होता। ओह जनाब, इसका तो साफ मतलब हुआ कि उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसे जलाया गया। हुआ? फिर वो जगन तिवारी हो सकता है? हो सकता है। अब बोलो, ये जानकारी तुम्हारे हाथ कैसे लगी? जनाब, अब आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। इन कॉन्फिडेंस बोलो। वो मैं रूबरू बोलूँगा। पक्की बात? जी हाँ। ठीक है फिर। सैफायर मुगल बाग में स्थित फैंसी बार कम रेस्टोरेंट था। दीवार के साथ ही एक टेबल पर होती था अठवाल पहले से मौजूद थी। विकास ने उसके सामने की एक कुर्सी पर बैठने का उपक्रम किया तो उसने बाएं हाथ से उस सोफे की सीट को थपथपाया जिस पर कि वो बैठी हुई थी। वो जाकर उसके पहलू में बैठ गया। साली कितनी हसीन लग रही थी। मेकअप का रखरखाव का कितना सलीका था। बालों में पता नहीं कौन सा स्प्रे छिड़के थी कि वहां के नीम अंधेरे में जरा पहलू बदलती तो सितारे चमकते थे, नहीं भी हिलती तो किसी पॉलिश की हुई चीज की तरह जगमग जान पड़ते थे। हेलो ब्यूटीफुल, वो उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला। क्या हेलो? वो शिकायत भरे लहजे से बोली। क्या ब्यूटीफुल? मंगलवार के बाद आज मिले हो? वो भी बोला तो। सॉरी, मैं बहुत बिजी रहा। क्या करते रहे? हल चलाता रहा। मजाक मत करो। तुम्हारे बाल बहुत शाइन कर रहे हैं। हाँ। वो अपने बालों को नजाकत से छूती अभिमान से बोली। नया स्प्रे है, फ्रांस से आता है। इससे बाल अंधेरे में फ्लोरोसेंट आइटम की तरह शाइन करते हैं, लिहाजा अंधेरे में खो नहीं सकती हो। वो हंसी फिर बोली, और खूबी यह है कि एक बार का किया स्प्रे 24 घंटे काम करता है। क्या बात है। तभी एक स्टीवर्ड उनके करीब पहुंचे। विकास से मशवरा करके उसने उसके लिए स्कॉच एंड सोडा और अपने लिए जिन एंड टॉनिक का ऑर्डर दिया। एक वेटर ने तुरंत ऑर्डर सर्व किया। दोनों ने चीयर्स बोला। तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी की क्या प्रोग्रेस है? फिर उदिता ने पूछा। अभी कोई प्रोग्रेस नहीं, विकास बोला। वजह? मेरी तरफ से ही ढील है। और गन का लाइसेंस? मेरी सिफारिश काम आई? उस सिलसिले में भी मेरी तरफ से ही ढील है, लेकिन मैं जल्दी ही कुछ करूंगा। बोलो तो एमपी साहब से डीसीपी लाइसेंसिंग के नाम चिट्ठी ला के दूं? थैंक यू, लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही काम हो जाएगा। इंस्पेक्टर जिले सिंह की सिफारिश ही काफ़ी साबित होगी। आखिर महकमे का आदमी है। मर्जी तुम्हारी। और तुम सुनाओ, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। यहाँ के बाद मेरे को जॉर्ज टाउन जाना है, साथ चलोगे? कहाँ जाना है? जॉर्ज टाउन। हैरान क्यों हो रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है कि पहले नाम मेरी समझ में नहीं आया था। आई सी। वैसे जानते हो ना जॉर्ज टाउन कहाँ है? जानता हूँ, वेस्ट इंडीज़ में है। क्रिकेट के वर्ल्ड कप के मैच आजकल वहाँ भी हो रहा है।
अरे कहाँ 7 समंदर पार पहुंच गए? समंदर बीच में आए बिना जबलपुर में है। तौबा, तुम लोकल जॉर्ज टाउन की बात तो नहीं कर रही हो? जो शहर से कदम बाहर का एक इलाका है, उसी की बात कर रही हूँ। वहाँ किस लिए जाना है? वहाँ एक इमारत बिकाऊ है, उसे देखने जाना है। खरीदने के लिए? और किस लिए भाई? मकान है, ताजमहल तो नहीं। सॉरी, तो निब्बन रोड से शिफ्ट कर रही हो? अरे नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए, बाद में रेट बढ़ने पर बेचकर 4 पैसे कमाने के लिए। ऐसा अक्सर करती हो? अक्सर तो नहीं, अलबत्ता 1-2 बार किया है। आई सी। सुना है खस्ता हाल इमारत है जिसमें एक मुत्तसिर रिहायश नहीं। मैं उसकी रेनोवेट करा के बेचूंगा तो अच्छा मुनाफा होगा। गुड, बशर्ते कि नॉर्मल रेनोवेशन से उसका हुलिया सुधरने के काबिल हुआ। बिल्कुल ही खंडर निकली तो ख्याल छोड़ दूंगी। मालिक से डायरेक्ट डीलिंग है या किसी प्रॉपर्टी डीलर के जरिए? प्रॉपर्टी डीलर के जरिए, बड़े प्रॉपर्टी डीलर के जरिए। कौन हुआ वो? रहेजा प्रॉपर्टीज। फिर रहेजा? मालिक पुखराज रहेजा मेरे से खुद डील करता है। प्रॉपर्टी दिखाने वो साथ चलेगा? नहीं, वो जॉर्ज टाउन में ही रहता है। उसके घर से चाबी कलेक्ट करना है। वो घर होगा? बोला तो है उसने कि 2 से 3 के बीच घर होगा। ना भी हुआ तो उसकी एश्योरेंस है कि चाबी मिल जाएगी। ठीक, अब बोलो साथ चलोगे? मेरी सूरत देखो। क्या है तुम्हारी सूरत? लगता हूँ क्या अहमक? अरे क्या कह रहे हो? पूछ रही हो साथ चलूंगा, और क्या इतनी हसीन साथ में छोड़ दूंगा? वो हंसी। आइंदा 1 घंटा ड्रिंक्स का सेकंड राउंड चुसकने में और लंच करने में लगा। फिर वे वहां से बाहर निकले। वो वहां स्टील ग्रे कलर की सांत्रो में पहुंची थी। उसकी दरख्वास्त पर, जिसकी ड्राइविंग सीट पर विकास बैठा, कार जॉर्ज टाउन की तरफ रवाना हुई। यहीं की रहने वाली हो? कुछ क्षण बाद विकास बोला। नहीं, उसने सहज भाव से जवाब दिया। इकबालपुर के। फैमिली वहीं है? फैमिली है ही नहीं। माँ बाप कब के मर कब गए। एक छोटी बहन है जो यहाँ राजनगर में ही रहती है। तुम्हारे जितनी खूबसूरत है, मेरे से ज्यादा। ये तो खैर नहीं हो सकता। तुम तो खूबसूरती में लास्ट वर्ड हो। तुम्हारे से खूबसूरत भला कोई कैसे हो सकता है? हो सकता है मेरी बहन है तो है। अच्छा हुआ उससे मुलाकात नहीं होती तो क्या होता? जैसे तुम्हारे पर लट्टू हुआ उस पर हो जाता। जैसे तुम्हारे साथ। ओ शराब, एमपी की बीवी कैसे बन गई? जब बीवी बनी थी तब वो एमपी नहीं था। नेता तो होगा, छोटा मोटा, किसी गिनती में नहीं, गली मोहल्ले के लेवल का। तो फिर वो अब छोड़ो, ड्राइविंग की तरफ ध्यान दो। विकास खामोश हो गया। आखिरकार उसने कार को जॉर्ज टाउन में रहेजा की कोठी के सामने ले जाकर खड़ा किया। उदिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? वो बोला। तुम रहेजा से वाकिफ हो? ऐसा मैंने कब कहा? कार को नाक की सीट में लाकर यहाँ उसकी कोठी के सामने खड़ा किया तो वाकिफ ही होगे, वरना तुम्हें क्या पता कि वो जॉर्ज टाउन कहाँ रहता है? वो हंसा। हाँ, फिर बोला। जानता हूँ उसे, 2 बार यहाँ आ भी चुका हूँ। सैफायर में तो ऐसा कोई हिंट नहीं दिया। खातिर जमा रखो, इतनी सी बात पर अमेरिका नाराज नहीं होगा। कई बार मेरे को हैरानी होती है। किस बात पर? और शक होता है। अरे किस बात पर? तुम पर, तुम्हारे किरदार पर। नॉनसेंस हनी, कई बार हैरान होने लायक उसे देखती तो। अभी तुम मेरे से मिली नहीं हो? नहीं। उसने उत्तर ना दिया। कई क्षण वो अपलक उसे देखती रही। फिर एकाएक उसने अपनी साइड का दरवाजा खोला। तुम भीतर चलोगे? वो बोली। नहीं, तो मैं आती हूँ 1 मिनट में। ठीक है। कार से निकलकर वो आगे बढ़ी और कंपाउंड में दाखिल हुई। पीछे विकास ने एक सिगरेट सुलगा लिया। कोठी में दाखिल होकर उसने उसका पीछा छूट गया। हैंडबैग टटोला, कार का डैशबोर्ड टटोला, कहीं कोई दिलचस्पी के काबिल चीज ना मिली। वो दूसरा सिगरेट सुलगाने पर विचार कर रहा था कि वो लौट आई। ईस्ट एंड स्ट्रीट 4। कार में सवार होती वो बोली। यहाँ से 3 ब्लॉक आगे दाई तरफ है, वहां 8वीं इमारत। विकास ने सहमति में सिर हिलाया और कार आगे बढ़ाई। वो 8 स्ट्रीट 4 ईस्ट एंड पहुंचे। वो 2 मंजिला कोठी थी जिसमें अटैच्ड बाथ वाले 4 बेडरूम, एक विशाल ड्राइंग डाइनिंग, किचन, पेंट्री वगैरह थे। बढ़िया, वो बोली। एन मेरी पसंद की जगह है। रंग रोगन में लाख रुपए का खर्चा मांगती है। नो प्रॉब्लम, तभी तो अच्छी कीमत मिलेगी। मैं इसका ऐसा हुलिया तब्दील कराऊंगी कि ग्राहक खूबसूरती का शैदाई हुआ तो मर मिटेगा। तुम्हारे पर? व्हाट नॉनसेंस। अरे रेनोवेटेड कोठी पर। ओ, खूबसूरत घर भी खूबसूरत औरत की तरह होता है। बहुत एहतियात से रखना पड़ता है। आदर मान से रखो तो सदा जगमग, उपेक्षा करो, तिरस्कार करो तो खंडहर। ठीक। किनारा कशी की शिकार कोई औरत देखी कभी? कौन सी कशी? भाई उपेक्षा, निग्लेक्ट। ओ, किनारा कशी, क्या लफ्ज छांटा है। कौन सी जुबान का है? रशियन या शायद अफगानिस्तानी। मजाक कर रही हो? आओ चले। कार वापस रहेजा की कोठी के सामने पहुंची। चाबी दे के आती हूं, वो बोली। विकास ने सहमति में सिर हिलाया। बस गई और आई।
आराम से आना, मेरी कौन सी गाड़ी छूट रही है। वो चली गई। कार में से विकास ने पिछली बार वाली ये ड्रिल फिर दोहराई जाती देखी। फ्रंट के कंपाउंड को पार करके वो बरामदे में पहुंची। उसने कॉल बेल बजाई। मेड ने दरवाज़ा खोला। वो भीतर गई। उसके पीछे दरवाज़ा बंद हुआ। वो सोचने लगा, क्या उस औरत के रहीजा से कारोबारी के अलावा कोई ताल्लुकात हो सकते थे? खुद उसके साथ वो झटपट इंटीमेट हो गई थी। इस वजह से क्या इजी ले करार दिया जा सकता था? वो कोई फैसला ना कर सका। क्या वो तभी कोठी के भीतर से एक तीखी की आवाज़ आई। उसने हड़बड़ाकर कोठी की तरफ देखा, फिर कार से निकलकर कोठी की तरफ झपटा। उसने मेन रोड को धक्का दिया, मेन गेट को धक्का दिया तो उसे खुला पाया। उसने भीतर कदम डाला तो बदमाश पुसीदा को उधर ही लपकते पाया। क्या हुआ? विकास आशंकित भाव से बोला। करीब आकर वो ठिठकी। उसने कसकर विकास की एक बात थामी और कांपते हाथ की एक उंगली स्टडी की तरफ उठाई। वो हाथ जैसी ही कांपती आवाज से वो बोली, वहां क्या? वहां? विकास को सर तीखा हुआ। क्या हुआ? वो रहीजा साहब वहां। अरे क्या हुआ उन्हें? वो वहां मरे पड़े हैं। लोकल थाने से पुलिस वहां पहुंची। पुलिस दल की रहनुमाई एक युवा सब इंस्पेक्टर कर रहा था। सब स्टडी में पहुंचे। वो अपने एग्जीक्यूटिव चेयर के एक पहलू पर उल्टा पड़ा था। उसकी बाईं बांह उसके भारी भरकम जिस्म के नीचे कहीं दबी हुई थी और दूसरी कुर्सी की बांह पर से नीचे लटक रही थी। उसकी छाती में गोली का सुराग दिखाई दे रहा था। सुराग की वजह कोई गन वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर सब इंस्पेक्टर के आदेश पर सब वहां से निकलकर हॉल में पहुंचे। फोन किसने किया था? वहां सब इंस्पेक्टर बोला। मैंने। मेड भयभीत भाव से बोली। नाम बोलो। सुजाता। तो मैं वारदात की खबर कैसे लगी थी? मैडम से लगी थी। मेड ने उदिता की तरफ इशारा किया। इन्हें लगी थी तो मुझे लगी थी। आपकी तारीफ? मेरा नाम उदिता है, वो बोली। फिर उसके स्वर में अधिकार का पुट आ गया। मैं राजन अटवाल एमपी की पत्नी हूँ। राजन अटवाल जो जनशक्ति पार्टी के नेता है? हाँ। पता बोलिए, उदिता ने बोला। आप यहाँ कैसे आई? उदिता ने वजह बताई। सब इंस्पेक्टर ने विकास की तरफ देखा। मैं मैडम के साथ हूँ, नाम विकास गुप्ता है। मैं बाहर कार में बैठा हुआ था जबकि मैंने मैडम की चीख की आवाज़ सुनी थी। भीतर आया तो ये कांड हुआ पड़ा देखा था। वो फिर मेड की तरफ घूमा। तुम्हारी मालकिन मिसेस रहेजा वो कहाँ है? कहीं बाहर गई हुई है, मेड बोली। वारदात के वक्त कहाँ यहाँ थी? नहीं। कब लौटेंगी? मालूम नहीं। उन्हें इस वारदात की खबर करनी हो तो कैसे करोगी? मैंने उनके मोबाइल पर कॉल लगाई थी लेकिन वो यहीं बजा। यहीं बजा क्या मतलब? ऊपर बेडरूम में पड़ा है। साथ ले जाना भूल गई शायद, या खुद छोड़ गई जानबूझ के। हो सकता है। कांटेक्ट का कोई और तरीका? मेड ने इनकार में सिर हिलाया। आप? वो उदिता से संबोधित हुआ। यहाँ कोई प्रॉपर्टी देखने आई थी जो कि मिस्टर रहेजा के जरिए बिकाऊ थी। आप पहले चाबी कलेक्ट करने आई, फिर लौटाने आई। दूसरे फेरे में आपको रहेजा साहब की जगह उनकी लाश के दर्शन हुए, ठीक? उदिता ने सहमति में सिर हिलाया। पहला फेरा कब लगा था? 2:30 बजे के करीब। दूसरा 3:15 बजे के करीब। वो बिकाऊ प्रॉपर्टी कहाँ है? ईस्ट एंड स्ट्रीट 4। करीब है। कार से ज़्यादा वक्त तो ना लगा होगा पहुँचने में? 5 मिनट लगे थे। इतने ही लौटने में? जाहिर है। लिहाजा कोई 35 मिनट आप वहाँ उस प्रॉपर्टी पर रही। हाँ। कत्ल आपके 2 फेरों के बीच के पौन घंटे में हुआ। जाहिर है। दूसरे फेरे की बाबत फिर से बताइए। मैं और विकास यहाँ लौटे थे। विकास गाड़ी में बैठा रहा था। मैं चाबी लौटाने आई थी। कॉल बेल बजाई थी तो मेड ने दरवाज़ा खोला था। इसने मुझे बताया था कि साहब स्टडी में थे। मैं वहाँ पहुँची तो वो नज़ारा देखने को मिला। पहले फेरे में वो आपको कहाँ मिले थे? वहीं स्टडी में। भले चंगे, ठीक ठाक, एंड फिट। हाँ। कोई खटकने वाली बात देखी हो? खटकने वाली बात का क्या मतलब? नर्वस हो, उत्तेजित हो, परेशान हो, गमगीन हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम नॉर्मल से। हाँ। आप? वो विकास से संबोधित हुआ। आप कहाँ रहते? विकास ने पता बताया। क्या करते हैं? प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। सब इंस्पेक्टर सकपकाया। ऑफिस कहाँ है? पता बोलिए। विकास ने हिचकिचाते हुए अपनी नई उपलब्धि अपना एक विजिटिंग कार्ड उसे सौंपा। सब इंस्पेक्टर ने कार्ड पर सरसरी निगाह डाली। सेठी एंड गुप्ता? वो कार्ड पर से पढ़ता हुआ बोला। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। धंधा भी नया ही तो नहीं है? तो ऐसे ही। तो बतौर पीडी आप मैडम के साथ थे? नहीं, मैं बतौर फ्रेंड मैडम के साथ था। कंपनी देने के लिए मैडम के साथ था। मैडम से मेरी लंच अपॉइंटमेंट थी, उसके दौरान यहाँ आने की बात उठी थी। मैडम की दरख्वास्त पर मैडम को कंपनी देने के लिए मैं मैडम के साथ चला आया था। जब मैडम चाबी कलेक्ट करने यहाँ भीतर आई थी तो आप इनके साथ आए थे? नहीं, मैं कार में बैठा रहा था। वो तो आप तब बैठे रहे थे ना
जबकि ये चाबी लौटाने आई थी? नहीं, तब भी मैं कार में ही बैठा रहा था। भीतर आए ही नहीं थे। आया था ना, मैडम की चीख सुनकर आया था, पहले भी बोला था। वो फिर मेड की तरफ घूमा। 2:30 और 3:15 के बीच तुम कहाँ थी? मैं किचन में थे। तमाम अरसा? हाँ। क्या कर रही थी? वही जो किचन में किया जाता है, लंच के बाद का कामकाज, डिनर की तैयारी का कामकाज। गोली चलने की आवाज़ सुनी थी? नहीं। क्यों? स्टडी का दरवाज़ा बंद हो तो वहाँ की आवाज़ किचन में नहीं पहुँचती। आम आवाज़ है, वो खास आवाज़ थी। मैंने नहीं सुनी थी। घर की मालकिन मिसेस रहेजा, क्या नाम है उनका, सुनंदा। सुनंदा कहाँ गई हुई है? मैंने बोला तो। ठीक से ना बोला, अब बोलो कब गई, कहाँ गई? लोकल गई? लोकल कहीं गई या आउट स्टेशन? कब लौटेंगी? खासतौर से अगर आउट स्टेशन बाहर कहीं गई हैं? अभी कहीं निकल लेने का इरादा है। विकास के जहन में सुनंदा की आवाज़ गूंजी, जहाँ से कि अब मैं तभी वापस लौटूंगी जबकि या तो मौजूदा तमाम बखेड़ा निपट चुका होगा या रहेजा जेल में होगा। आज सुबह गई, पता नहीं कहाँ गई, लेकिन कुछ दिन बाद लौटने का बोल कर गई। ये ना बोला कि कहीं शहर में ही जा रही थी या शहर से बाहर जा रही थी? ना, ये ना बोला। अलबत्ता एक बैग में कुछ सामान, कपड़े वगैरह भरकर साथ ले गई थी। सिर्फ एक बैग? हाँ। कोई सूटकेस नहीं? नहीं। तुम हर वक्त घर पर ही थी? हाँ। थोड़ी देर के लिए भी कहीं बाहर नहीं गई थी? नहीं गई थी। खास तौर से 2:30 और 3:15 के बीच? मैं कहीं नहीं गई थी। झूठ बोलने का अंजाम जानती हो? जानती हो। क्या जानती हो? गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, टॉर्चर करेंगे। बस बस, जेल तक ही ठीक है। तुम्हें एहसास है कि कत्ल के वक्त के आसपास या इस घर में सिर्फ तुम मौजूद थी। इस बात का मतलब समझती हो? वो व्याकुल दिखाई देने लगी। अपने एकाएक सूखे आए होठों पर जुबान फिरने लगी। कत्ल तुमने किया? हे भगवान, नहीं नहीं। तुम कहती हो कि तुमने गोली की आवाज़ न सुनी। मुझे तुम्हारी बात पर एतबार नहीं। एतबार नहीं कि किचन में गोली की आवाज़ नहीं सुनी जा सकती। गोली की आवाज़ बहुत तीखी होती है। कभी सुनी है? नहीं। पहले कभी स्टडी के बंद दरवाजे के पीछे गोली चली? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या मालूम कि वो किचन में नहीं सुनाई देती? उसने बेचैनी से पहलू बदला। इसके दो ही मतलब मुमकिन है। क्या? या तो गोली चलाने के वक्त तो तुम घर में नहीं थी, या गोली तुमने खुद चलाई थी। वो रोने लगी। अगर उदिता सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोली, थोड़ी देर के लिए तुम घर से कहीं गई थी तो बोल क्यों नहीं देती ऐसा? मैं वो पूर्व सुबकती हुई बोली, जरा सी देर के लिए बाजू की कोठी में गई थी। किस लिए? फ्लोरी से मिलने। वो कौन है? मेड है, मेरी तरह वहां काम करती है। उदिता ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा। जरा सी देर? सब इंस्पेक्टर सख्ती से मेड से मुखातिब हुआ। कितनी देर होती है? आधा घंटा, मेड दबे स्वर में बोली। आधा घंटा जरा सी देर होती है? उसने सिर झुका लिया। उस मेड से, फ्लोरी नाम बोला जिसका तुमने, इस बाबत सवाल किया जाए तो वो तुम्हारी बात की तस्दीक करेगी? जरूर करेगी, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम होगी। नौकरी से निकाल भी दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा क्यों? उसके एम्प्लॉयर बड़े सख्त मिजाज क्रिश्चियंस हैं। किसी का फ्लोरी से जब मर्जी मिलने चले आना पसंद नहीं करते। कैसे मालूम कि तुम आधा घंटा बाहर थी? घड़ी देखी थी? नहीं। तो? मैडम के, उसने उदिता की तरफ इशारा किया, पहली बार आने के थोड़ी देर बाद गई थी। इनके दोबारा आने से थोड़ी देर पहले लौटी थी। इन्होंने आने जाने का जो अपना टाइम बताया उससे अंदाजा लगाया। जैसे जरा सी देर का मतलब आधा घंटा था, वैसे थोड़ी देर का क्या मतलब है? उसने उस बात पर विचार किया। 5-7 मिनट। फिर बोली, लिहाजा कत्ल 2:37 तो 3:08 के बीच हुआ। मेड ने मशीनी अंदाज से सहमति में सिर हिलाया। गन गायब है। सब इंस्पेक्टर यूं बोला जैसे स्वतः भाषण कर रहा हो। कहाँ गई? कातिल साथ ले गया या पीछे कहीं छुपा गया? गन के कैलिबर की बाबत कोई अंदाजा? विकास सहज भाव से बोला। सब इंस्पेक्टर ने घूर कर उसे देखा। अपने आप को डिटेक्टिव बताते हो? फिर बोला, तुम बताओ, या बैलिस्टिक्स का कारोबार तुम्हारे रेंज में नहीं आता? रेंज में तो नहीं आता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि अलाय कॉल 22 कैलिबर की गन थी। यकीनी तौर पर 22 कैलिबर की गन थी। बुलेट की एंट्री से बना सुराग साफ इस बात की चुगली करता है। जनाना हथियार। विकास सावधान स्वर में बोला। जवाब की नौबत ना आई। तभी लैब एक्सपर्ट्स के साथ इंस्पेक्टर जिले सिंह और सब इंस्पेक्टर विष्णु प्रसाद वहां पहुंचे। तब समय भी तफ्तीश की कमांड लोकल थाने से आए सब इंस्पेक्टर के हाथ से निकलकर इंस्पेक्टर जिले सिंह के हाथ में पहुंच गई। हाजिर लोगों पर, खास तौर से विकास पर, उसने एक उड़ती निगाह डाली और फिर सब इंस्पेक्टर के साथ मंत्रणा में जुट गया। उदिता विकास के करीब सरक आई। कोई ऐसी जुगत करो, वह व्यग्र भाव से बोली, कि मेरी यहां मौजूदगी की हाजिरी ना लगे। क्या अखबारों में तो मेरा जिक्र हरगिज ना आए?
ये काम मैं करूं? हाँ। अरे तुम एक सिटिंग एमपी की एक रसूख वाले नेता की बीवी हो, इंस्पेक्टर से खुद बात करो। नहीं तुम करो। वो मेरी सुनेगा? नहीं सुनेगा तो मैं कुछ और सोचूंगी। अजीब रिक्वेस्ट है। और ऐसा भी कुछ करो कि मुझे यहाँ और ना रुकना पड़े। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं पुलिस कमिश्नर नहीं, होम मिनिस्टर नहीं, विकास गुप्ता हूँ। ओ शट अप। मैं इंस्पेक्टर से बात करके देखूंगा। हाँ करना, संजीदगी से। विकास ने सहमति में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर बहुत देर में फारिग हुआ। सबसे ज्यादा टाइम उसने गन की तलाश में अपने अमले के साथ लगाया, जो कि कहीं ना मिली। आखिरकार वो विकास की तरफ आकर्षित हुआ। उसने उसकी बात थामी और उसे परे एक कोने में ले गया। यहाँ भी पहुंच गए? वो बोला। विकास कंधे उचकाते खेतपूर्ण भाव से मुस्कुराया। जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी बातों की अहमियत देता मैं रईजा पर तवज्जो दूंगा तो। अरे जनाब, यहाँ मेरी हाजिरी की वजह वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। पुलिस की लाइन क्रॉस करने की कोशिश में नहीं हूँ, हरगिज भी नहीं। तो क्यों हो? मैडम के एस्कॉर्ट के तौर पर। क्या? मैं सच कह रहा हूँ। मैडम से मेरी लंच अपॉइंटमेंट थी, जिसके दौरान ये बोली इन्हें जॉर्ज टाउन जाना था, कंपनी के लिए साथ चलूं। मुझे तो यहाँ पहुंचकर पता चला कि यहाँ इनका निशाना रईजा की कोठी था। अभी मंगलवार तुम पहली बार उससे मिले, इतनी यारी गांठ भी दी कि लंच अपॉइंटमेंट होने लगी। मैंने ना गांठी, वो इतनी फास्ट वर्कर निकली, यही समझ लीजिए, जबकि शादीशुदा औरत है। खाविंद की तवज्जो से महरूम शादीशुदा औरत है। तुम्हें क्या मालूम? मेरा ख्याल है। सदके भाई तुम्हारे ख्याल के, अपने मतलब का ख्याल बड़ी जल्दी सूझता है तुम्हें। इसी वजह से उनके शादीशुदा और बड़े नेता की बीवी होने की वजह से दरख्वास्त है कि उसका नाम अपनी तफ्तीश से बाहर रखे। ये नहीं हो सकता, यह कत्ल का केस है। लाश उसने बरामद की थी, कैसे हो सकता है? उसे ना सही, लेकिन उसके नाम को आप फिर भी तफ्तीश से बाहर रख सकते हैं। तुम्हारे कहने से? इंस्पेक्टर के सर में व्यंग का पुट आया। मेरे कहने से नहीं, अपने सुपीरियर जजमेंट के कहने से। उसका बयान होना होगा। जुबानी 2 मिनट में हो सकता है, तहरीरी बयान के लिए आप उसे अपने ऑफिस में तलब कर सकते हैं। पहले भी तो ऐसे ही किया था। पहली बार से याद आया, 6 दिन में 2 लाशें बरामद की। कैसी औरत है? हालात के लपेटे में आई औरत है, और कोई खराबी नहीं। पिछली बार भी यही कहती थी कि अखबार में उसका नाम ना आए, उसके एमपी हस्बैंड का नाम ना आए। बड़े लोगों की ऐसी मंशा होती ही है। बच के क्यों नहीं रहते ऐसी हरकतों से जिसकी वजह से अखबार में उनका नाम आता है। हरकतें खामखा गले भी तो पड़ती हैं। इस बार तो यकीनन खामखा गले पड़ी। पिछली बार की मुझे खबर नहीं। पिछली बार आपने मैडम की बात रखी तो एक बार और मेहरबानी कीजिए ना जनाब। तो उसे समझाओ कि सब कुछ सच सच बयान करे। समझाने की जरूरत नहीं, इस बात को वो खूब जानती है। करेगी, बेशक करेगी। आप प्लीज उसका बयान लीजिए और जल्दी, मीडिया के पहुंचने से पहले उसे यहाँ से रुखसत कीजिए। अच्छा, जल्दी भी करूँ? प्लीज। तुम आज से मैडम के साथ आने से पहले भी कभी यहाँ आए? विकास हिचकिचाया। लगता है जो दावा तुमने मैडम की बाबत किया वो खुद तुम्हारे पर लागू नहीं। ऐसी बात नहीं है तो जवाब दो। आज सुबह ही आया था। क्या करने? उस पर सतीश चावला की कत्ल का इल्जाम लगाने, और फिर इस बात की उस पर कोई प्रतिक्रिया देखने। क्यों? जब मैंने कहा था मैं इस बाबत उससे बात करूंगा। सब्र ना हुआ। सब्र ना हुआ? कहता है सब्र ना हुआ। सॉरी। क्या प्रतिक्रिया देखी? उसने कबूल कर लिया कातिल होना? नहीं, बल्कि पुरजोर दावा किया कि कत्ल के वक्त के आसपास वो घर पर था। कल शाम के बाद से उसने यहाँ से बाहर कदम नहीं रखा था। सच बोलता लगा था? लगा तो था। तो कत्ल किसने किया? क्या पता। खुद उसका कत्ल किसने किया? क्या पता। कोई अंदाजा? विकास ने इनकार में सिर हिलाया। मेड की बाबत क्या क्या क्यों? वो कातिल नहीं हो सकती। एक तो उसके बाद कत्ल की कोई वजह नहीं। दूसरे, कातिल वो होती तो यहाँ ना मिलती। तीसरे, वो यहाँ मकतूल के साथ अकेली थी। उसने इस काम के लिए कोई बेहतर वक्त तलाश किया होता। अब बीवी की बोलो, उसकी बाबत क्या कहते हो? क्या कहूँ? वो गायब है। तो आप कहना चाहते हैं इसलिए गायब है कि वो कातिल है? नहीं हो सकता। वो सुबह से गायब बताई जा रही है। कत्ल दोपहर बाद हुआ। एक बार जाके लौटा नहीं जा सकता मेड की जानकारी के बिना। क्या बड़ी बात है? वो घर की मालकिन है। मेन डोर की एक चाबी उसके पास होना क्या बड़ी बात है? चाबी के सदके उसके लिए चुपचाप भीतर दाखिल होना और चुपचाप रुखसत हो जाना क्या बड़ी बात है? दूसरे, मेड खुद कहती है कि कत्ल के वक्त के आसपास वो घर पर नहीं थी। और किसको उसकी यहाँ खुफिया आमद की और रवानगी की खबर होती? उसके पति को। मुर्दे नहीं बोलते। विकास ने सहमति में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर कुछ क्षण खामोश रहा। हम फिर बोला, बीवी की तस्वीर मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसकी तलाश में कुछ करेंगे क्या? ऑल पॉइंट बुलेटिन इशू करेंगे। ओ, तो मैं तो इंस्पेक्टर ने अपलग उसकी तरफ देखा। मालूम होगा नहीं कि वो कहाँ है? मुझे कैसे मालूम होगा? वही तो। उसने गहरी सांस ली। ठीक है। क्या ठीक है? जा सकते हो।
मैडम भी? विकास आशापुर सर में बोला। हाँ। उसने चैन की सांस ली। फिर उसने परे खड़ी उदिता को इशारा किया। उदिता ने सहमति में सिर हिलाया, कृतज्ञ भाव से इंस्पेक्टर की तरफ देखा और विकास के साथ होली। तभी तपन घोष और एक दूसरा शख्स वहां पहुंचे। दोनों ने विकास को वहां से जाता देखा तो वह आपस में खुसर पुसर करने लगे। इंस्पेक्टर साहब, फिर एकाएक दूसरा शख्स बोला, इसे रोकिए। किसे रोको? इंस्पेक्टर हड़बड़ाया। ये जो जा रहा है इसे रोकिए। क्यों भला? और तुम कौन हो? मेरा नाम दीपक पसारी है, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। रहेजा साहब की रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी हूँ, उनका खास आदमी हूँ। आई सी, यह आदमी ठग है। इसने अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर 4 लाख की ठगी की है। किसके साथ? रहेजा साहब के साथ। तुम क्यों भड़क रहे हो? मेरे साथ, घोष बोला। रहेजा साहब की वो रकम मेरे पास थी जो कि ठगी गई थी। थाने जाके एफआईआर दर्ज कराओ। वो हम कराएंगे, पसारी बोला, लेकिन ये तो भागा जा रहा है। तो क्या हुआ? ये फरार हो जाएगा। इसकी मजाल नहीं हो सकती। 2 कत्ल के केसों में इसका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अब बस करो, आपको हमारी बात सुननी होगी। घोष गुस्से से बोला। ठीक है, सुनाओ, लेकिन उसे तो रोकिए। पहले बोला क्या कहना चाहते हो। लेकिन तब तक विकास और उदिता वहां से जा चुके थे। विकास उदिता के साथ उसकी कार पर वापस मुगल बाग ही लौटा, क्योंकि वहां सैफायर की पार्किंग में उसकी अपनी कार खड़ी थी। उदिता के विदा हो जाने के बाद उसने एक नजदीकी शॉपिंग मॉल का रुख किया। वहां की एक परफ्यूम शॉप में सेल्स गर्ल की सहायता से उसने कई सेट ट्राई करने के बाद आखिरकार जो सेंट ट्राई किया उसका नाम मिडनाइट मेलोडी था, जिसकी 2 आउंस की शीशी की कीमत 3600 रुपये थी। शॉपिंग मॉल से ही उसने अपने मोबाइल के लिए नई बैटरी खरीदी। वो अपनी कार में लौटा, जिसमें सवार होकर उसने शीशी का आधा सेंट बाहर जमीन पर गिरा दिया और शीशी को मजबूती से बंद करके अपनी जेब में रख लिया। वो कुछ क्षण कार में बैठा, स्टीयरिंग ठकठकाता अपना अगला कदम निर्धारित करने की कोशिश करता रहा। फिर उसने मोबाइल पर सतीश चावला के फ्लैट का नंबर पंच किया। अपेक्षा के विपरीत उत्तर मिला। नौजवान जनाना आवाज। हेलो, वो सावधान स्वर में बोला। मिसेस चावला? यस मैडम, मेरा नाम विकास गुप्ता है, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मुझे आपके पति के असामयिक निधन की खबर है। आपकी मातम की घड़ी में मैं आपको हरगिज डिस्टर्ब न करता, अगर कि मेरा आपसे बात करना निहायत ज़रूरी ना होता। क्या बात करना? मिलने पर बोलूँगा ना। आप मिलने आना चाहते हैं? अगर आपको जहमत ना हो तो। जहमत तो है ही, अगर आपसे 5 मिनट की जहमत बर्दाश्त कर सके तो। अभी? जी हाँ। कहाँ से बोल रहे हो? मुगल बाग से। वो तो बहुत दूर है। मेरे पास कार है, मैं बड़ी हद आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। कोई बहुत ज़रूरी बात मेरे से करने? जी हाँ। जिसका कोई हिंट आप फ़ोन पर देते तो आधे घंटे में क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उससे भी जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पहुँचिए। थैंक यू मैडम। विकास उसके रूबरू हुआ। वो एक बोरे जैसा गाउन पहनी थी, जिसमें उसकी फिगर का कोई अंदाजा हो पाना मुमकिन नहीं था। नंगे पाँव थी, चेहरा मेकअप से कतई महरूम था और सिर पर के काले बाल वो एक रुमाल से पीठ पीछे कस के बांधी थी। उसकी आंखों में गम और उदासी की गहन छाया तैर रही थी और पपोटे यूं सूजे हुए थे जैसे बेतहाशा रोती रही हो। विकास ने उससे अपना परिचय दिया तो उसने भी अपना नाम आलोका बताया और भीतर बुलाकर उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। फरमाइए, वो कातर भाव से बोली। मैडम, विकास अपने स्वर में ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति घोलता बोला, आपके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, मैं शर्मिंदा हूं कि ऐसे वक्त में मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। वो खामोश रही। आपके पति हिंसक मौत मरे, कत्ल हुआ है उनका। आप भी ज़रूर चाहती होंगी कि उनका कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। उसका सिर हौले से सहमति में हिला। आप मेरे चंद सवालों का जवाब देंगी तो हो सकता है कि इस काम में मेरे एफर्ट की भी हाजिरी लग जाए। क्या पूछना चाहते हैं? क्या आप शादी से पहले भी चावला साहब से वाकिफ थी? हाँ, हमारी शादी एक लंबी कोर्टशिप के बाद हुई थी। फिर तो आप ऐसे कई लोगों को जानती होंगी जो उनके करीबी थे, जिनसे उनका दोस्ताना ताल्लुकात थे या कारोबारी वास्ता था। क्यों जानना चाहते हैं? मैंने बोला तो कि यह जानने से मेरे हस्बैंड का कातिल पकड़ाई में आ जाएगा। आ सकता है। वो सोचने लगी। मैं आपकी सोच में मदद करता हूँ, कुछ ऐसी बातों का जिक्र करता हूँ जिनकी अभी आपको खबर नहीं होगी या आप समझती होंगी कि मुझे खबर नहीं। वो सक पकाई, उसकी फमें होती। पहली बात तो यह है कि पुखराज रईजा का कत्ल हो गया है। वो चौंकी। कब? उसने पूछा। आज ही, दोपहर बाद किसी वक्त। ओह। और दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम है कि आपके हस्बैंड की माली हैसियत कोई पेट्रोल पंप खरीदने के काबिल नहीं थी। कैसे नहीं थी? जो बात प्रत्यक्ष है वो भ्रामक है। आपके हस्बैंड को पंप खरीदने के लिए पैसा रईजा से हासिल हुआ था। अमूमन मरने वाली की प्रॉपर्टी के मालिकाना उसके करीबी रिश्तेदार होते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके हस्बैंड की रईजा से ऐसी लिखत पढ़त थी कि उसकी मौत की सूरत में पंप का मालिक रईजा रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तमक कर बोली।
उस पंप की वारिस मैं और सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की सबसे करीबी रिश्तेदार हूँ। बीवी हैं हाँ, लेकिन सिर्फ 4 दिन पहले बनी है। अब तक तो आपके इस कानूनी दर्जे की किसी को खबर भी नहीं होगी। उससे क्या होता है? उससे इस बात की हकीकत कैसे बदल जाएगी कि मैं मरने वाले की बीवी हूँ? आप बात को समझ नहीं रही हैं। आप उस लिखत पढ़त की तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं जो मैंने बोला कि पेट्रोल पंप को लेकर आपके हस्बैंड और पुखराज रहेजा की बीच हुई थी। लेकिन रहेजा भी तो बकौल खुद आपके मर चुका है। कहाँ है? अरे जब कोई बच्चा है ही नहीं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे सिर्फ ये होगा कि जिस पंप का दावेदार अपनी जिंदगी में रहेजा होता, उसकी दावेदार अब उसकी बीवी होगी। बीवी है ना रहेजा साहब की? है। बच्चे नहीं है? कहाँ है? अरे जब कोई बच्चा है ही नहीं तो मैंने बीवी की बाबत सवाल किया। वो कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है। कोई अंदाजा? मुझे नहीं है। तुम पंप की बात करो जिसको लेकर तुम खामखा पेचीदगियां खड़ी कर रहे हो। आई एम सॉरी, मैं बात को दूसरे तरीके से कहता हूँ। फर्ज करो आपके हस्बैंड का कोई भाई है। मेरे हस्बैंड का कोई भाई नहीं है। सगा ना सही, कहीं दूर दराज रहता कोई चाचा ताऊ का लड़का सही, उसकी आपको क्या खबर होगी? आगे वो कज़न नहीं जानता कि सतीश चावला ने आपसे शादी कर ली हुई है और समझता है कि उसके मौत के बाद पंप का कोई मालिक होगा तो वही होगा। लालच का मारा वो चुपचाप शहर में आता है। कत्ल करता है और चुपचाप लौट जाता है। अपने शहर से अपनी उसे गैर हाजिरी की वो पहले से कोई एलिबाई तैयार करके रखता है ताकि बेसबबी सही पुलिस कभी उस तक पहुंच जाए तो वो साबित करके दिखा सके कि वो अपने भाई का कातिल नहीं हो सकता। तब वो बड़े इत्मीनान से पंप पर अपना दावा पेश करता है। मिस्टर, तुम तो अपनी थ्योरी के उलट जा रहे हो। अभी तो कह के हटे हो कि किसी करारनामे के तहत उस पंप का मालिक पहले रहेजा होता और अब उसकी भी मौत के बाद मालिक मिसेस सुनंदा रहेजा होंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी कल्पना से जो कजन उपजा उसने जो किया खामखा किया, बेकार किया। आपको जाती तौर पर करारनामे की कोई खबर है? वो हिचकिचाई। मेरा सवाल। विकास ने जेब से पर्चा निकालकर उसे दिखाया। इस करारनामे की बाबत है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये कॉपी है। कॉपी भी कहाँ से आई? कहीं से भी आई। आप बोलिए, इसी करारनामे का हवाला दिया आपने? हाँ। अब तुम इसका क्या करोगे? वो मैं अभी सोचूंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने कज़न वाली बात का जिक्र क्यों किया। उस कथित कज़न को अगर पेट्रोल पंप की खबर हो सकती थी तो करारनामे की भी खबर हो सकती थी। कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे करारनामे की एक कॉपी मैंने हासिल कर ली वैसे ही एक कॉपी उसने भी हासिल कर ली, क्योंकि उसके सर में व्यंग का पुट आया। मिठाई है जो बट रही थी? मिठाई तो नहीं है, क्योंकि बेशुमार लोगों में बढ़ सकती है। मेरा अंदाजा है कि ऐसे 3 पर्चे उपलब्ध थे, एक ओरिजिनल और 2 कॉपियाँ। एक कॉपी आप देख रही हैं कि मेरे पास है, दूसरी उस कथित कज़न के हाथ लग गई हो सकती है। अब सवाल यह है कि तीसरी ओरिजिनल कहाँ है? कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। यानी कि आपको नहीं मालूम। वो खामोश रही। यानी कि वो किसी के पास भी हो सकती है, पुखराज रहेजा के पास भी और अब बाजरिया रहेजा उसकी बीवी के पास भी। क्या नाम बोला था आपने? सुनंदा। हाँ, सुनंदा रहेजा, विंडो एंड लीगर हायर ऑफ पुखराज रहेजा। सॉरी, विडो एंड लीगर हायर ऑफ पुखराज रहेजा। मैडम, ये करारनामा आपने पढ़ा? इससे तो यही जाहिर होता है कि आप तभी पंप की मालकिन बन सकते हैं जबकि आप 60 लाख रुपया नगद रहेजा के कानूनी वारिस को लौटाएं। कर सकती हैं आप ऐसा? सवाल कर सकने का नहीं है, कर सकने की जरूरत का है, जिसका निर्विकार रूप से स्थापित होना भी बाकी है। इसी वजह से अब मुझे एक और अंदेशा सताता है। क्या? अगर मेरे हस्बैंड का कत्ल उसके किसी कजन ने, मैं तो नहीं मानती कि ऐसा कोई शख्स है, पंप के लालच में किया, तो वो तो मेरा भी कत्ल कर सकता है। कर सकता है, लेकिन आपने ये भी तो कहा कि आप नहीं मानती कि ऐसा कोई शख्स है। तुमने शक का एक बीज तो बो ही दिया। सॉरी, अब मैं क्या करूं? मेरे से पूछ रही हैं? और कौन है यहाँ? मेरे ख्याल से तो आपको कुछ अरसे के लिए कहीं शिफ्ट कर जाना चाहिए। आप चाहें तो इस मामले में भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या? मेरी एक फ्रेंड है, अकेली रहती है, आप चाहें तो उसके साथ रह सकते हैं। उसने उस बात पर विचार किया। नहीं, फिर बोली, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे यहीं टिकना चाहिए। अभी कल मेरे हस्बैंड की मौत हुई है, कैसे मैं यहाँ से चल दूँ? नहीं, मैं मरूँ चाहे जीऊँ, फिलहाल तो यहीं रहूँगी। पुलिस की भी तो इस बाबत हिदायत होगी, कत्ल के मामले में होती है। हाँ, वो बात भी है। फिर तो बात ही खत्म हो गई। नहीं, बात नहीं खत्म हो गई। मैंने कहाँ शिफ्ट किया? यह बात पुलिस की जानकारी में हो तो मुझे उम्मीद नहीं कि उन्हें कोई एतराज़ होगा। ठीक कहा आपने। इस पर्चे का क्या करोगे? आप बताइए क्या करूं? मैं क्या बताऊं, मर्जी तुम्हारी है। ओरिजिनल आपके पास है। मैं इस बात का पहले ही जवाब दे चुकी हूं। है? विकास पुर इसरार लहजे से बोला।
नहीं। वह पहलू बदलती बोली। जानती है कहाँ है? नहीं। कोई अंदाज़ा? पुखराज रहीजा के पास ही होगी। वो तो गया। खुद गया ना, सब कुछ साथ तो न ले गया। कौन ले जा सकता है? तो फिर उसके पास थी तो कहाँ होगी? कहीं कागजात में, जहाँ कहीं भी वो उन्हें फाइल करके रखता होगा, घर में, ऑफिस में, कहीं भी। अपनी मौत से पहले उसने ओरिजिनल आपके हस्बैंड को दी थी। खामा खा। मेरी जानकारी यही कहती है। क्यों कहती है? तुमने उसे ओरिजिनल मेरे हस्बैंड को थमाते देखा था? नहीं। ऐसा होता तो ओरिजिनल की बाबत में आपसे पूछता नहीं, आपको बताता। मेरे हस्बैंड के पास अगर ओरिजिनल थी तो इस बात की मुझे कोई खबर नहीं। ओरिजिनल आपने कभी देखी? नहीं। कहाँ से देखती? कौन दिखाता? आपका हस्बैंड। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। आई सी। इस कॉपी का तुम क्या करोगी? इस बाबत अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। वो एक क्षण टिटका और फिर बोला, आपको दे दूं? जैसे मेरे कहने से दे ही दोगे। दे भी दूंगा तो ये आपके किसी काम नहीं आएगी। ऐसे मामलों में कोर्ट कचहरी हो तो ओरिजिनली पेश करनी पड़ती है। विकास को उम्मीद थी कि वो फोटोकॉपी की मांग करेगी, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसने वैसी कोई मांग पेश न की। मांग की जगह उसने राय पेश की। तुम्हें यह कॉपी पुलिस को सौंपनी चाहिए, वो बोली। पुलिस को इस करारनामे की भनक भी लगी तो आप उनकी तवज्जो का मरकज बन जाएंगी। विकास का ख्याल था कि वो बात सुनकर वो चौंकेगी, बौखलाएगी, लेकिन उसने लापरवाही से महज कंधे उचकाए। विकास ने जेब से मिडनाइट मेलोडी की शीशी निकाली। ये आपकी है? शीशी उसने सामने करता वो बोला। मिडनाइट मेलोडी? ये तो। वो खामोश हो गई। किसकी है? विकास उसे अपलक देखता बोला। मुझे नहीं मालूम। आप कुछ कहने तो जा रही थी। क्या? आप बेहतर जानती हैं। मुझे लगा था कि आप कोई नाम लेने जा रही थी। गलत लगा था। लगा तो ठीक ही था, लेकिन विकास ने गहरी सांस ली। लगता है एन बीच में ख्याल बदल गया। कुछ और पूछना चाहते हो? क्या नहीं बताया? मेरे पहले ही सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि आप किन्हीं ऐसे लोगों को जानती थी जिनसे आपके हस्बैंड के दोस्ताना ताल्लुकात थे या कारोबारी वास्ता था? अब दे देती हूँ। ऐसा एक ही शख्स था, पुखराज रहेजा। मेरा हस्बैंड बहुत बिजी रहने वाला शख्स था। उसके पास यारबाशी के लिए वक्त नहीं था। अब जवाब मिल गया तुम्हें? हाँ। तो फिर नमस्ते। विकास उठ खड़ा हुआ। वक्त देने का शुक्रिया मैडम। विकास पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा, जैसे आलूका की राय पर अमल करने के लिए। उसने करारनामे की कॉपी इंस्पेक्टर जिले सिंह को पेश की। जिले सिंह ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली, हड़बड़ाया, उसे गौर से दोबारा पढ़ा। आखिरकार उसने कागज पर से सिर उठाया और घूर कर विकास की तरफ देखा। कहाँ से मिली? वो सख्ती से बोला। मिली कहीं से? विकास सहज भाव से बोला। देखते ही महसूस किया कि इसे पुलिस के पास होना चाहिए। पहुंचाने चला आया। मिली कहाँ से? उससे क्या फर्क पड़ता है? जवाब दो। गुस्ताखी माफ। मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। तो गुस्ताखी नहीं माफ हो सकती। बोलो, जवाब दो। लगता है मैंने यहाँ पर गलती की। अब खामोश रहकर दूसरी, पहले से ज्यादा बड़ी गलती करोगे? जनाब, मैं नहीं बता सकता। मेरा किसी से वादा है कि मैं इस बात को राज रखूंगा। मैं वो वादा ना करता तो इतनी अहम तहरीर कभी मेरे हाथ न लगती। अब आप आम खाने से मतलब रखिए, पेड़ गिनने से नहीं। गिरफ्तार कर लूंगा। बेवजह गिरफ्तार करेंगे तो छूटने में घंटा भी नहीं लगेगा। तभी तो जब छुड़ाने वाले को पता लगेगा कि गिरफ्तार हो। आप ऐसा जुर्म नहीं डाल सकते। तुम्हें क्या पता मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो होम करते हाथ जलने वाली बात हुई। अब कुछ कहोगे भी? कहाँ मिला ये करारनामा? राह चलते पड़ा मिला। मस्करी महंगी पड़ेगी। मैं मस्करी नहीं कर रहा, जनाब को बता रहा हूँ कि ये कागज कैसे कहाँ से मेरे हाथ लगा। साथ में ये भी लगा कि तुम्हारे किसी काम का नहीं था, इसलिए मेरे पास ले आए। आपके पास ले आए बिना ख्याल भी किए कि ये मेरे काम का था या नहीं था। ठीक है भाई। उसने अपनी कुर्सी से पीठ लगाई और गहरी सांस ली। अब सुनो मैं क्या कहता हूँ। जब से तुमने अपनी कार में बारूद लगाए जाने की बात मुझे बताई है, मैंने तुम्हारी निगरानी पर अपने आदमी लगाए हुए हैं। वो आदमी तब भी तुम्हारे पीछे थे जबकि कल रात तुम सतीश चावला के पेट्रोल पंप की वर्कशॉप में घुसे थे। विकास चौंका। ये थी वजह तुम्हारे वहां से बाहर निकलते ही पकड़ लिए जाने की, ना कि ये। विकास मरे सर में बोला कि कोई कार वाला हवा के लिए वहां रुका था और उसने मुझे रोशनदान से निकलते देख लिया था। अभी आई बात समझ में क्या? विकास खामोश रहा। मेरा ख्याल यह है कि यह कागज तुमने वर्कशॉप में कहीं से बरामद किया था, लेकिन ऐसा था तो साथ में हैरानी भी कि तुम्हारे यहाँ तलाशी के दौरान क्यों ना बरामद हुआ। कहाँ छुपाया था? अब इस बात की क्या अहमियत रह गई? जब मैं अपनी राजी से इसे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, 24 घंटे के भीतर पेश कर रहा हूँ, तो जरा सी देर की वजह से जो खता हुई वो तो आप मुझे माफ कर सकते हैं। कर तो सकता हूँ, तो कहिए कि ताकि मेरी टेंशन खत्म हो। कि शुक्रिया जनाब, लेकिन तुम्हारे जैसे शख्स की टेंशन खत्म नहीं हो सकती। तुम करतबी हजरती नटवर लालो हमेशा ऑन टोज रहोगे। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। लगता है सिर्फ खूबसूरत औरतों के काबू में आते हो।
बाकी सबके हाथों से गीली मछली की तरफ फिसल जाते हो। ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है तो क्यों जॉर्ज टाउन में उदिता अटवाल की इतनी हिमायत कर रहे थे? वो तो क्यों यहाँ से थोड़ी ही दूर सफायर में लंच पर उसके साथ थे? आप तो सब कुछ जानते, ये बात जानते हो, फिर भी लुका छिपी से बाज नहीं आते हो। एक साथ से पुलिस से सहयोग करने का दम भरते हो, दूसरे से मुखालफत करने लगते हो। मुखालफत कब की? कब नहीं की? अभी ही की। अभी सीधे से बक के दिए कि वे कागज तुम्हारे हाथ कहाँ से लगा? अब तो आपको मालूम है। मालूम है तो अपनी खुद की कोशिशों से मालूम है, तुम्हारे बताए वो नहीं मालूम। हासिल मेरे कराए। विकास तनिक दिलेरी से बोला, आपकी कोशिश कारगर हुई होती तो तलाशी में बरामद होता। तब ये तुम्हारे पास था? हाँ। सच कह रहे हो? हाँ। कहाँ था? बता दूं? लगता है तुम डंडे के ही यार हो। इसकी तहों की क्रीज पर गौर कीजिए। अब जहां से जैसे जैसे मुड़ा मोड़िए। गुड। अब देखिए इसने क्या साइज अख्तियार किया। और याद कीजिए कि कल रात मेरा मोबाइल नहीं चल रहा था, जिसकी वजह मैंने ये बताई थी कि मैं चार्ज करना भूल गया था। तब बात इंस्पेक्टर की समझ में आई। वो भौचक्का से विकास का मुंह देखने लगा। विकास मुस्कुराया। खैर, इंस्पेक्टर के लहजे में तब्दीली आई। अब बोलो, उदिता अटवाल की उंगलियों पर क्यों नाच रहे हो? जनाब, विकास विनयशील स्वर में बोला, अव्वल तो ऐसी कोई बात है नहीं। है तो गुस्ताखी की माफी के साथ पूछ रहा हूं कि आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ना पड़ता। मेरी उसकी तरफ तवज्जो तक ना जाती अगर कि वो मर्डर सस्पेक्ट ना होती। जी? तुम उसकी डुबडुबी नाचने वाले जमूरे, तुम्हें क्यों कर एहसास हुआ होगा इस बात का? मिस्टर नटवर लाल, जरा सोचो, लाश किसने बरामद की? उसने। मरने वाले को आखिरी बार जिंदा किसने देखा था? उसने। मेरा जाती तजुर्बा है कि ऐसा बहुत कम होता है कि मकतूल को आखिरी बार जिंदा देखने वाला शख्स ही वो शख्स भी हो जिसने की लाश बरामद की हो। उस औरत ने 2:30 बजे रहीजा को जिंदा देखा था, जबकि उसने बिकाऊ प्रॉपर्टी की उससे चाबी हासिल की थी। फिर 3:15 बजे उसी ने उसको तब मरा पड़ा देखा था जबकि वो चाबी लौटाने गई थी। 2:30 और 3:15 के बीच के पौने घंटे में स्टडी में या स्टडी से बाहर मकतूल को किसी ने नहीं देखा था। इससे क्या समझे? समझा तो सही कुछ। अब इससे पहले कि सुनो, लंच पर वो सफायर में तुमसे मिली। कैसे मिली? तुम उसके पीछे पड़े थे? उसने फोन किया था और सफायर में मिलने को बोला था। हाँ। वहां लंच ही हुआ या प्री लंच और कुछ भी हुआ? 2 दौर ड्रिंक्स के भी चले, ताकि शराब की वजह से माहौल में जो रंगीनी आनी बाकी रह गई थी वो शराब से पूरी हो जाती। तुम्हारा डिफेंस कमजोर हो जाता, ताकि जब वो जॉर्ज टाउन साथ चलने के लिए मनुहार करती तो तुमसे बोलते ना बनता है। नहीं। हाँ। मेरी थ्योरी ये कहती है कि तुम्हें बाहर कार में बैठा छोड़कर जब वो कोठी के भीतर चाबी कलेक्ट करने गई थी, उसने तभी रहीजा को शूट कर दिया था। लेकिन तुम्हारे जहन में ये बात बखूबी बिठाई कि वो रहीजा से चाबी लेने भीतर गई। चाबी लेकर लौटी इसलिए पीछे रहीजा को जिंदा छोड़कर आई। फिर आइंदा पौना घंटा बिकाऊ मकान का मुआयना करती तुम्हारे साथ रही। चाबी लौटाने वापस रहीजा की कोठी पर लौटी और लगी चीखें मारने। तुम दौड़े दौड़े भीतर गए और उसने कांपते घिघियाते गश खाते तुम्हें बताया कि रहीजा तो मरा पड़ा था। गश खाते नहीं, उसको तो तुम दोनों की गैर हाजिरी में किसी ने शूट कर दिया था। मेट के बारे में क्या कहते हैं? वो उसकी सहूलियत के लिए आधे घंटे के लिए पड़ोस की कोठी में चली गई। इत्तेफाक से ना जाती तो क्या होता? तो हो सकता था लाश 5 मिनट में बरामद हो गई होती। फिर मेरी अली भाई उदिता की किस काम आती कि कत्ल के वक्त के दौरान वो मेरे साथ थी? हर कातिल को कोई ना कोई चांस लेना पड़ता है। कत्ल के बाद लाश का फौरन बरामद हो जाना वो चांस था जो उस औरत ने लिया। तो आपकी निगाह में कातिल वो है? मर्डर सस्पेक्ट नंबर 1 वो है। तो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं है? क्योंकि एमपी की बीवी है, बड़े राजनीतिक नेता की बीवी है। आई सी। जब तक बिल्कुल पक्का केस हम उसके खिलाफ नहीं खड़ा कर पाते तब तक उसकी गिरफ्तारी मुश्किल है। पक्का केस कैसे खड़ा होगा? तुम मदद करोगे? जी। इनकार करोगे तो अभी बंद कर दूंगा। ये तो ब्लैकमेल हुई। आप ब्लैकमेल से मदद वसूलेंगे? यह भी एक तरीका है, लेकिन तुम ऐसी नौबत क्यों आने देते हो? विकास ने बेचैनी से पहलू बदला। कहना मानो वरना दोहरी मार पड़ेगी। दोहरी? विकास से पकाया। घोष और पसारी नाम के उन 2 आदमियों को भूल गए जो तुम्हारे जाते जाते जॉर्ज टाउन रहीजा की कोठी पर पहुंचे थे? आपको उनके पर्पस पर यकीन है? कोई बात बेवजह नहीं होती, बेबुनियाद नहीं होती। दुआ हो तो आग भी होती है। ठगी में शरीक लड़की का जो ओलिया घोष बयान करता है वो तुम्हारी सखी शबनम से मिलता है। सारी खूबसूरत नौजवान लड़कियां दिखने में एक जैसी होती हैं। तीसरा कौन था? कोई हो तो बोलूं। पीडी दीपक पसारी कहता है कि तुम्हारा तीसरा साथी मनोहर लाल नाम का एक शख्स है जो कि मुगल बाग में मालवा हाउस नाम की इमारत के एक फ्लैट में रहता था। उसे मेरे सामने पेश करो, कहलवाओ कि वो मेरा साथी है। रहता था बोला मैं। था भूतकाल में। अब कहाँ गया? शुक्रवार रात को एकाएक खड़े पैर फ्लैट छोड़ गया और खुदा जाने कहाँ गया। इंस्पेक्टर साहब,
आप किसी की खामख्याली को, किसी के मुगालते को हवा दे रहे हैं। ऐसा होता तो मैं तुम्हें जॉर्ज टाउन से चला जाने देता। मतलब मैं स्पेशल स्क्वाड का इंस्पेक्टर हूँ, मेरा वैसे मामलों से कोई मतलब नहीं जो वो दोनों बयान कर रहे थे। ओ, लेकिन मैं मतलब बना सकता हूँ, पुलिस वाला, वो भी 3 सितारों वाला इंस्पेक्टर मैं फिर भी हूँ। तुम चाहते हो मैं ऐसा करूँ? नहीं। गुड। अब वो सवाल पूछो जो तुम्हें पूछना चाहिए। क्या करना होगा मुझे? अपना पसंदीदा काम ही करना होगा। क्या पिछली बार मुलाकात के हालात उस औरत ने पैदा किए, इस बार तुम्हें करने होंगे। फिर पता लगाना होगा कि जॉर्ज टाउन जाने के पीछे उसका असल मकसद क्या था। दूसरे, वो पुखराज रईजा को किस हद तक जानती थी? दोनों के ताल्लुकात महज कारोबारी थे या कोई और भी वास्ता था? वास्ते की शुरुआत कैसे हुई थी और क्या वो दोनों अक्सर मिलते थे? इतने काम। प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहते हो? समझ लेना प्रैक्टिस का, ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है राजनगर पुलिस के सौजन्य से। पूछताछ की कोशिश करनी होगी या पीछे ही पड़ जाना होगा? अगर तुम्हें लगे कि वही गुनाहगार है तो पीछे ही पड़ जाना है, अगर लगे कि बेगुनाह है तो खाली पूछताछ करनी है। क्या करना मुनासिब होगा ये मैं तुम्हारे जजमेंट पर छोड़ता हूँ। आपने उसे सस्पेक्ट नंबर 1 करार दिया, कोई नंबर 2 भी तो होगा, 3 भी तो होगा। क्यों नहीं होगा? हमेशा होता है। इस केस में कौन है? सबसे पहले तो मकतूल की बीवी सनंदा ही है, जो कि गायब है। पति के कत्ल के केस में पत्नी वैसे ही सस्पेक्ट होती है जैसे पति के कत्ल के केस में पत्नी के कत्ल के केस में पति नेचुरल सस्पेक्ट होता है। फिर मकतूल सतीश चावला की बीवी आलोका है, जो हो सकता है अपने पति के कत्ल के लिए रईजा को जिम्मेदार मानती हो और उसने बदले की भावना से प्रेरित होकर खून से हाथ रंगी हो। फिर उसका वकील अरुण निजामन है, जो हमें पता चला है कि वकील कम रईजा के हर स्याह सफेद धंधे में उसका जोड़ीदार ज्यादा है। हमारे पास स्पष्ट का तोड़ा नहीं है भैया, तोड़ा है तो उद्देश्य का, मकसद का, मोटिव का, और उद्देश्य काफी पीछे जाकर भी उजागर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं 8 दिन के 8वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।